वेलकम टू एमगेट। आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। हो सकता है आपको पता हो और नहीं भी पता हो तो यहाँ से पता कर सकते हो आप। जैसे अभी आईआईटी बॉम्बे ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है कि गेट 2021 के लिए बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल किया है। जो पहले के फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स ही दे पाते थे गेट का पेपर, अभी थर्ड ईयर वाले के लिए भी ये ऑप्शन ओपन किया है। अच्छा विकल्प है एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करना। फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में आते आते आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेट का, तो आप अच्छे रैंक भी ला पाओगे। तो थर्ड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट हैं अच्छे से केयर करना इस गेट का। इस बार पाते थे गेट का पेपर, अभी थर्ड ईयर वाले के लिए भी ये ऑप्शन ओपन किया है। अच्छा विकल्प है एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करना। फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में आते आते आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेट का, तो आप अच्छे रैंक भी ला पाओगे। तो थर्ड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट हैं अच्छे से केयर करना इस गेट का। इस बार शुरू करते हैं अपन। शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये आपको इंस्ट्रूमेंट के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करती है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। जनरली जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की मैं बात करूं, उसका रेस्पॉन्स जनरली इस टाइप का रहता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम या ट्रांजिएंट रीजन, ये स्टेडी स्टेट रीजन। तो दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स डील करने वाले हैं अपन यहाँ। स्टैटिक जो कि स्टेडी स्टेट से रिलेट होगी, एंड डायनेमिक जो कि ट्रांजिएंट रीजन से रिलेटेड है। तो पहला स्टार्ट करते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टम के स्टेडी स्टेट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी। इसमें पहला है आपके पास स्पैन। स्पैन क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी ऑपरेटिंग रेंज जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी ऑपरेटिंग रेंज जो है मिनिमम से मैक्सिमम। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी ऑपरेटिंग रेंज सपोज x1 x2 है, x1 से स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ हो रहा है, तो इसकी रेंज तो हो गई, ऑपरेटिंग रेंज तो हो गई है। और स्पैन की बात करें, स्पैन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका कि किस रेंज के लिए ये इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है, वो होगा आपका जनरली स्पैन। नेक्स्ट है इसमें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का सिंपल सीधे से मतलब है आपका, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रू वैल्यू को कितना रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास जो अपन मेजरमेंट करते हैं, तो ट्रू वैल्यू के आसपास कितना रेस्पॉन्ड कर रहा है वो, वही आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। जनरली से एरर की फॉर्म में डिनोट करते हैं। उसके बाद में आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स जैसे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट कर रहे हो, आप बार बार मेजरमेंट कर रहे हो। सपोज पहले रीडिंग आई 5, नेक्स्ट 5.1, 5.2, 5.3, तो ये जो रीडिंग्स आ रही है बार बार मेजर्ड जो वैल्यू आ रही है वो आपस में कितनी क्लोज है, तो प्रिसीजन क्लोजनेस ऑफ रीडिंग को शो करता है। इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से। उसमें दोनों ही रिलेट हो जाएंगे आपके।
जैसे ये इंस्ट्रूमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट है कोई एक, या सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, या थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो ये जो सेंटर में है वो आपकी सेट पॉइंट या ट्रू वैल्यू, ये है मेजर्ड वैल्यूज़। तो यहाँ जैसे मेजर्ड वैल्यू आपस में एक दूसरे के क्लोजनेस में है, नियर बाई है आपस में, लेकिन सेट पॉइंट से दूर है। तो ये सिस्टम जो हुआ हाई प्रिसीजन वाला, मतलब कि इसका प्रिसीजन हाई होगा लेकिन लो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि लो क्यों होगी? क्योंकि इसकी ये जो मेजर्ड जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ट्रू वैल्यू से दूर है, मतलब कि ट्रू वैल्यूज़ के पास नहीं है। सेकंड सिस्टम की बात करें, जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में क्लोज है एक दूसरे के, एंड ट्रू वैल्यू के भी पास ही है, मतलब कि इस कंडीशन में मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के सेम ही है आपस में। तो ये सिस्टम हाई प्रिसीजन वाला। नेक्स्ट, एंड हाई एक्यूरेसी। इस सिस्टम की हाई प्रिसीजन होगा और हाई एक्यूरेसी होगी। थर्ड सिस्टम को देखते हैं। ये इसका सेट पॉइंट है ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू आपस में दूर दूर है, मतलब कि पास पास भी नहीं है मेजर्ड वैल्यू, उनके बीच में भी डिस्टेंस है, और ट्रू वैल्यू से भी दूर है। तो लो प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट है आपका लीनियरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियरिटी। लीनियरिटी जैसे कोई भी सिस्टम है, यदि वो सिस्टम लीनियर है, इफ ए सिस्टम इज लीनियर, then sensitivity of it of system is same at all points। मतलब कि जैसे यदि कोई सिस्टम लीनियर है तो उसकी सेंसिटिविटी होगी एवरी पॉइंट्स पे सेम होगी। जैसे जो कोई सिस्टम है लीनियर सिस्टम, तो इसका स्लोप, बेसिकली स्लोप की सेंसिटिविटी होती है, तो इसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहेगा। ये जनरली बेस्ट फिट कर्व रहता है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस में जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मैक्सिमम रीडिंग जो है 100 है, मीन्स 100 वोल्ट मान लीजिए, 100 वोल्ट तक वो मेज़र करता है। यदि इस इंस्ट्रूमेंट का टॉलरेंस 2% है, ±2% है, तो ये जो मैक्सिमम रीडिंग है ये जा सकती है 98%, 98 वोल्ट तक, सॉरी, और 102 वोल्ट। मतलब कि ये टॉलरेंस एक
मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा ही आपको दिया जाएगा। यदि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो तो उसके साथ में टॉलरेंस डिफाइन करके दिया जाता है कि इसकी मैक्सिमम रीडिंग के बियॉन्ड ये कितना जा सकता है, वो टॉलरेंस आपको बताएगा। नेक्स्ट है एरर। एरर इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। प्लस माइनस भी हो सकती है ये एरर, कम ज़्यादा, नेगेटिव में, पॉजिटिव। नेक्स्ट उसके बाद में है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या है कि इट इज ए रेशियो, इट इज ए रेशियो ऑफ change in output to change in input, mathematically del output divided by del input। सेंसिटिविटी लीनियर सिस्टम्स के लिए जनरल यूज में लिया जाता है, जैसे लीनियरिटी वाले टॉपिक में अपन ने देखा। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या डिफाइन करता है कि जैसे मिनिमम कितना इंक्रीमेंट करें, मिनिमम इंक्रीमेंट और ये लिस्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू इन इनपुट और आउटपुट विच कैन डिटेक्ट। इनपुट में मिनिमम कितना चेंज करे कि उसे डिटेक्ट कर सके आउटपुट को, तो वो मिनिमम चेंज जो होगा, मिनिमम इंक्रीमेंटल जो होगा, वो होगा आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जैसे रेजोल्यूशन में एक होता है, यदि लिस्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू स्मॉल है, लिस्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू यदि स्मॉल है तो इसे कहेंगे फाइन रेजोल्यूशन। मतलब यदि इंक्रीमेंटल वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी, रेजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। यदि ये वैल्यू लार्ज है, कि वैल्यू इज़ लार्ज, तब इसको कहेंगे कोर्स रेजोल्यूशन। कैलिब्रेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन से सिंपली मीनिंग है कि इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं। कैलिब्रेट करने के लिए जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टैंडर्ड इनपुट दिया जाता है और आउटपुट को नोट किया जाता है। यदि इसमें दो टाइप के इनपुट करते हैं, पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये इनपुट करके आउटपुट चेक करते हैं,
नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टैंडर्ड विद हाई एक्यूरेसी। पहले इंस्ट्रूमेंट पर प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला इनपुट दिया, आउटपुट चेक किया। नेक्स्ट कंडीशन में दूसरा स्टैंडर्ड इनपुट में गया जो कि उसकी हाई एक्यूरेसी होगी। दोनों का आउटपुट को चेक करते हैं। इस प्रकार जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करते हैं। फिर बात करते हैं डेड जोन की। डेड जोन क्या होता है? डेड जोन जैसे समझिए आप, ये इनपुट आउटपुट कोई रिलेशन है, वाई और सपोज एक्स इनपुट है, तो ये इंस्टेंटली जैसे इनपुट आया आपको इंस्टेंटली आउटपुट प्रोवाइड करवा रहा है सिस्टम। यदि इसी सिस्टम में डेड जोन है, मतलब सिस्टम में डेड जोन है या इंस्ट्रूमेंट डेड जोन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद, सर्टेन इनपुट के बाद सिस्टम ऑपरेट करना शुरू करेगा। तो ये जो रेंज है, ये जो वैल्यूज़ है, ये जो जोन है, इसे कहते हैं डेड जोन। डेड जोन मैकेनिकल फ्रिक्शन के कारण हो सकता है, ड्यू टू मैकेनिकल फ्रिक्शन, एजिंग इफेक्ट के कारण, और भी अलग अन्य पैरामीटर्स जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जनरली जो लीनियर सिस्टम है, यदि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें डेड जोन है तो वो नॉन लीनियर सिस्टम की कैटेगरी में आ जाता है। System which have dead zone may be categorized as non-linear system. Next देखते हैं hysteresis। Hysteresis क्या है? It is a difference between upscale calibration and downscale calibration। ग्राफ से समझते हैं इसे। ये कोई सिस्टम है, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि जैसे अप स्केल कैलिब्रेट करते हैं तो इसका कर्व कुछ और होता है, डाउन स्केल कैलिब्रेट करेंगे तो इसका कर्व कुछ और होगा। तो किसी पॉइंट 8x = x1 की बात करें तो ये वैल्यू अप स्केल कैलिब्रेशन की y, जैसे सपोज y अप मान लिया इसे, ये y डाउन, तो हिस्टेरेसिस जो होगा एच से डिनोट करते हैं, वह है y अप स्केल माइनस y डाउन स्केल 8x = x1। यह है आपका हिस्टेरेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है बायस। नेक्स्ट टॉपिक आपका बायस। बायस मीन्स एक कांस्टेंट एरर या परमानेंट एरर कह सकते हैं, जो कि
इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग्स है, हर रीडिंग पर वो एक कांस्टेंट एरर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे ये कोई स्केल है, इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग स्केल है, सपोज 1 से लेके 10 तक है, और 2% की एरर है, 22 एरर है। तो यदि आप 1 रीड करो तो भी आपको जो रीडिंग मिलेगी, यदि आपका पॉइंटर 1 पे है, एक्चुअल वैल्यू जैसे 1 है तो आपको ये डिनोट करेगा पॉइंटर 1 में 1.02। ऐसे यदि आपको 5 ट्रू वैल्यू चाहिए लेकिन आपको पॉइंटर डिनोट करेगा इसका 2% प्लस 2% ऑफ दिस, मीन्स ये कांस्टेंट एरर हर रीडिंग के साथ इन्वॉल्व होती जाएगी। इस एरर को रिमूव कर सकते हैं कैलिब्रेशन से। सिस्टम को यदि इंस्ट्रूमेंट को बार बार कैलिब्रेट करें तो ये जो परमानेंट एरर, कांस्टेंट एरर है, इसे रिमूव कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स चेंज ऑफ टू एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल जो करंट जो सिनेरियो उससे कितना चेंज हो रहा है या उसमें चेंज हो रहा है, उससे ही कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, जैसे जो भी कैलिब्रेशन होगा, जो भी कैलिब्रेशन होता है आपका इंस्ट्रूमेंट का, वो एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर होता है। कंट्रोल अंडर कंट्रोल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, अदर जो भी पैरामीटर्स है वो। इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन एक कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनके अंडर किया जाता है। यदि सपोज एम्बिएंट टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ, एम्बिएंट टेम्परेचर में कुछ चेंज हो गया, तो इस कारण जो इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर चेंजेस, देन इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विल चेंज। यदि किसी एक भी पैरामीटर में चेंज हो गया, जो कैलिब्रेशन के टाइम जो कंडीशंस थी उसके बाद में किसी एक पैरामीटर में चेंज हो गया, तो उसकी इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी, और इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट। तो पहला है जीरो ड्रिफ्ट। कई प्रकार के ड्रिफ्ट हो सकते हैं, जीरो ड्रिफ्ट, सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट, अब डिस्कस करते हैं जीरो ड्रिफ्ट क्या होता है। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब है कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी जीरो रीडिंग के अंदर, इफ ए इंस्ट्रूमेंट if an instrument zero readings will change or change due to ambient temperature, suppose due to ambient temperature change, then this phenomena is called
जीरो ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज वेरीड, व्हेन रेस्पॉन्स of a system is varied if varying input is applied। मतलब यदि किसी सिस्टम में वेरिंग इनपुट यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका रेस्पॉन्स भी यदि वेरी कर रहा है तो वो होता है आपका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ए एन up to a1 y a नॉट y b नॉट x। डिफरेंशियल इक्वेशन से डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। डिपेंड ऑन ऑर्डर, जनरली 3 टाइप के सिस्टम्स यूज करते हैं डायनेमिक में डायनेमिक रेस्पॉन्स के लिए। पहला है जीरो ऑर्डर सिस्टम, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड थर्ड वन सेकंड ऑर्डर सिस्टम। जैसे आपको ये कोई सिस्टम है मेजरिंग सिस्टम, इनपुट दिया आपने, ये इसकी इनिशियल कंडीशंस, और सिस्टम रेस्पॉन्स। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। यदि नहीं गिवन है तो अज्यूम करते हैं जीरो, यदि है तो उनका यूज़ करते हुए सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर सिस्टम की। जीरो ऑर्डर सिस्टम एक सिंपलेस्ट ऑर्डर सिस्टम है। सिंपलेस्ट सिस्टम जीरो ऑर्डर सिस्टम में नो फेज डिले, कोई फेज डिले नहीं होता। एंड एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो ए नॉट वाई इज इक्वल टू बी नॉट एक्स, वाई इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज बी नॉट ओवर ए नॉट। इसे स्टैटिक सेंसिटिविटी भी कहते हैं, स्टैटिक सेंसिटिविटी भी कहते हैं।
जनरली स्टैटिक सेंसिटिविटी का यूज, जैसे आपको किसी सिस्टम का कैलिब्रेशन कर्व चाहिए, आपको सिस्टम का कैलिब्रेशन कर्व चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको स्टैटिक सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट होगी। उस कंडीशन में स्टैटिक सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड होती है। बेस्ट एग्जांपल जीरो ऑर्डर सिस्टम का पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जीरो ऑर्डर सिस्टम है, तो पोटेंशियोमीटर एक डिज़ाइन कर लीजिए। सपोज ये टोटल रेजिस्टेंस है आर का, आर टी, यहाँ मेजरिंग नोब है, ये वाला रेजिस्टेंस आर एम जो कि मेजर्ड रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इस वायर की लेंथ हो गई आपकी एक्स टी, टोटल लेंथ एक्स टी, ये मेजर्ड जो लेंथ है या फिर जहाँ से मेजरमेंट हो रहा है, ये लेंथ हो गई आपकी एक्स एम। यहाँ सप्लाई वोल्टेज ई आई, इनपुट वोल्टेज, यहाँ आपको मिलेगा ई नोट आउटपुट। तो यहाँ से एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन ई नोट जो होगा रेजिस्टेंस के टर्म में बात करूँ मैं, आर एम ओवर आर टी इंटू ई आई, और लेंथ के टर्म में बात करें तो ई नोट इज इक्वल टू एक्स एम ओवर एक्स टी ई आई, सिंपली ई नोट प्रोपोर्शनल टू ई आई। यहाँ इस सिस्टम में किसी प्रकार का फेज डिले नहीं होगा। और एक और चीज़, पोटेंशियोमीटर्स का यूज जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड रियोस्टेट नाम सुना होगा आपने। रियोस्टेट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में जनरली बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ऑलवेज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। पहले आप इसी का एक और वर्जन देख लीजिए पोटेंशियोमीटर का, जो कि वैसे मेजरमेंट में वो डिस्कस कर लिया जाएगा आपसे, फिर भी हल्का आइडिया दे देता हूँ उसका मैं। पोटेंशियोमीटर में यदि लोडिंग इफेक्ट की बात की जाए, लोडिंग इफेक्ट मतलब जैसे आप ये आउटपुट यहाँ मेजर कर रहे हो किसी वोल्टमीटर के थ्रू, और वोल्टमीटर का खुद का इम्पीडेंस है कुछ आर वी। तो इस कंडीशन में जनरली डायरेक्टली ये वाला एक्सप्रेशन नहीं ले सकते आप, आर एम डिवाइडेड बाई आर टोटल ई आई। ये तभी वैलिड था जब वोल्टमीटर आइडियल था। यदि इसका कुछ इंटरनल इम्पीडेंस है तो ये वाला सिनेरियो नहीं होगा। इसको सेपरेटली डील करके यहाँ से इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर करंट डिवीजन रूल लगा के ई नोट आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो ये केस बनता है जो मैंने बेसिकली आइडिया दिया है यहाँ, बाकी मेजरमेंट में डिस्कस कर देंगे आपसे। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की।
सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जैसे कोई भी ट्रांसड्यूसर यदि उसमें स्टोरिंग एलिमेंट है, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, स्टोरिंग एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा कि सिस्टम का जो भी रेस्पॉन्स आएगा, जैसे इनपुट दिया आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से पास आउट किया और आपका इनपुट आया, तो यदि इसमें स्टोरिंग एलिमेंट है या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो आउटपुट जो मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ डिले होगा। मतलब इंस्टेंटली इनपुट देने पर इंस्टेंटली आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, सम डिले और सम लैग। फेज लैग की बात कर रहे हैं जनरली। एक्सप्रेशन की बात की जाए तो a1 डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी टी प्लस a नोट वाई b नोट एक्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो एक्सप्रेशन बनती है इसकी y बाई एक्स इक्वल टू के बाई 1 प्लस एस टाउ, where tau is the time constant and k is static sensitivity which is b naught over a naught and time constant is a1 by a naught। ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं डिपेंड करते हैं फिजिकल कंडीशंस पे। इंस्ट्रूमेंट जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, उसके साइज पे, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। अब बात करते हैं इसका रेस्पॉन्स की। ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपका 1 प्लस एस टाउ, इनपुट आउटपुट। पहला इनपुट जो दिया आपने, जैसे सपोज स्टेप इनपुट की बात करें, स्टेप इनपुट क्या होता है? x इक्वल टू 0 t लेस देन 0, x इक्वल टू 1 t ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में यदि स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो y बाई एक्स जैसे k ओवर 1 प्लस एस टाउ, तो y का एक्सप्रेशन जो होगा k बाई एस, लाप्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस एस टाउ। कर्व की बात करें तो आपको ऐसा कुछ कर्व मिलेगा। रेस्पॉन्स या टाइम बार। तो ये है आपका स्मॉल टाइम कांस्टेंट के लिए। यदि सपोज टाइम कांस्टेंट बढ़ ज़्यादा है, लार्ज टाइम कांस्टेंट है, तो ये वाला कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा फॉर लार्ज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। टाइम कांस्टेंट जैसे थर्मोमीटर की मैं बात करूं, थर्मोमीटर में यदि प्रोटेक्शन आप यूज़ कर रहे हो, प्रोटेक्शन लेयर आप यूज़ कर रहे हो, तो इससे थर्मोमीटर का टाइम कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरर की। स्टेप इनपुट के लिए एरर जो होगी
एरर का कर्व, एक्सप्रेशन देखिए इस एरर के लिए, k माइनस वाई, वाई का एक्सप्रेशन यदि इसको टाइम डोमेन में वापस से रिप्रेजेंट करें तो वो होगा k इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ, और एरर k माइनस वाई करने पर आपको मिलेगा k इंटू ई की पावर माइनस ऑफ एरर मिलेगा आपको यहाँ k इंटू ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। नेक्स्ट बात करते हैं रैंप इनपुट के लिए। जनरली रैंप इनपुट किसी भी सिस्टम को डायरेक्टली नहीं दिया जाता। प्रैक्टिकल सिस्टम्स के लिए रैंप इनपुट देते हैं, लेकिन टर्मिनेटेड रैंप इनपुट यूज में लिया जाता है। टर्मिनेटेड रैंप इनपुट जैसे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस terminated ramp input use। टर्मिनेटेड रैंप इनपुट का मतलब हुआ ये वाला है। ओके, तो अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में रैंप इनपुट देने से क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। अब बात करते हैं रैंप इनपुट की। आइडियल केस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो जान ही रहे। तो आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं k ओवर एस स्क्वायर 1 प्लस एस टाउ। इसे टाइम डोमेन में सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा y इक्वल टू k इंटू टी माइनस टाउ प्लस टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने पर आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको प्लॉटिंग की बात करें रेस्पॉन्स की, तो जैसे ये इनपुट था आपका रैंप इनपुट, ये रैंप इनपुट है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से पास करने पर जो रेस्पॉन्स आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। इनिशियली इसके बीच में लैग होगा, जो कि एक परमानेंट लैग रहता है इसमें बाद में। और यहाँ की मैं बात करूँ तो ये आपके मिलेगी आपको एरर, बाद में ये दोनों पैरेलल रहते हैं आपस में। इनिशियली आपको लैग मिलेगा यदि रैंप इनपुट की बात करें तो। एरर के लिए एक्सप्रेशन के टी माइनस वाई ऑफ टी, वो के टाउ 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपको एरर के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर रैंप इनपुट। अब बात करते हैं साइनसॉइडल इनपुट के लिए। नेक्स्ट आपका साइनसॉइडल इनपुट। जनरली प्रोसेस इंडस्ट्रियल, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी प्रोसेस में साइनसॉइडल इनपुट को प्रेफर किया जाता है।
सपोज ए साइन ओमेगा टी मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से पास करवाया, तो आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा आपको ए एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वेयर एम इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, magnitude of first order system at omega t means k over root of omega tau का square plus 1, and what is the phi? Phi is the phase lag at phase angle at omega, tan inverse omega tau. ये साइनोसॉइडल इनपुट के लिए। अब बात करते हैं थर्मल सिस्टम, एग्जांपल्स हो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के में। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के एग्जांपल में लिखिए आप थर्मल सिस्टम, लेवल सिस्टम, और एनी सिस्टम विच कंटेन वन स्टोरिंग एलिमेंट, वह फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं थर्मल सिस्टम। जैसा कि आपको पता है थर्मल सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए इक्वेशन जो होगी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए इक्वेशन होगी आर सी डी थीटा बाई डी टी प्लस थीटा इक्वल टू एच आई आर। और यदि टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात करें, थीटा एक किसी टाइम पीरियड किसी टाइम टी पर थीटा इक्वल टू थीटा नोट प्लस थीटा आई माइनस थीटा नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर थीटा आई इज इनिशियल टेम्परेचर, थीटा नोट इज फाइनल टेम्परेचर, and tau is the time constant of a system. अब टेम्परेचर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है ए थर्मोमीटर has a time constant of 2.6 seconds. It is suddenly or quickly taken from a temperature of 0 degrees centigrade to a water bath having temperature of 95 degrees centigrade. What will the temperature at?
क्वेश्चन रीड करिए। टेम्परेचर हैज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 2.6 सेकेंड, गिवन 2.6 सेकेंड टाइम कांस्टेंट। इट इज सडनली और क्विकली। सडनली और क्विकली का मतलब इससे आप क्या समझ रहे हो? सडनली मतलब स्टेप इनपुट की बात की जा रही है, सडनली स्टेप इनपुट की बात की जा रही है। टेकन फ्रॉम ए टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है 0 डिग्री, टू ए वाटर बाथ हैविंग टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा क्या है आपसे? व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट t इक्वल टू 1.3 सेकेंड। टेम्परेचर पूछा है एट t इक्वल टू 1.3 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट दे रखा है, और इनपुट की बात करें तो स्टेप इनपुट है। डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर टेम्परेचर थर्मल सिस्टम जो है उसके लिए रेस जो भी इक्वेशन थी उसे राइट अप कीजिए। थीटा इक्वल टू थीटा नोट प्लस थीटा आई माइनस थीटा नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। आपको पूछा क्या है? t इक्वल टू 1.3 सेकेंड पे टेम्परेचर पूछा है। फाइनल वैल्यू 95 दे रखी है, प्लस थीटा 0 है, ये 95 दे रखा है आपको, ये माइनस 1.3 2.6 कैलकुलेट करोगे आप इसको तो प्लस ये माइनस का e की पावर माइनस 1/2। इसको सॉल्व होने पर अप्रॉक्सीमेटली आपके पास रिजल्ट आने वाला है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है इसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा एक और डिस्कस करते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस कैन बी मॉडल एज ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिया है, उसका टाइम कांस्टेंट आपको दे रखा है 5 सेकेंड, एंड इट इज सडनली सब्जेक्ट टू ए स्टेप इनपुट ऑफ, स्टेप इनपुट की बात कर रहा है, सडनली सब्जेक्ट टू स्टेप इनपुट ऑफ 35 सेंटीग्रेड टू 150 सेंटीग्रेड।
पूछा है आपसे व्हाट टेम्परेचर विल बी इंडिकेटेड इन 10 सेकेंड आफ्टर द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। ये प्रोसेस स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद क्या टेम्परेचर होगा वो पूछा है आपसे। टाइम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है। खैर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर है इसका 134.43 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कल डिस्कस कर लेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस कर लेंगे। पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मस्ट मेजर सिग्नल विच फ्रीक्वेंसी कंटेंट अप टू 100 हर्ट्ज विद एन एम्पलीट्यूड एक्यूरेसी दे रही है कि आपको 5%। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट पूछा है आपसे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और एक्यूरेसी दे रखी है आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए सपोज साइनसॉइडल है तभी आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह है, तो ए साइन ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से पास किया, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उससे पास किया, तो आउटपुट रेस्पॉन्स आपको जो मिलेगा वो होगा एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 वेयर एम इज magnitude of first order system at omega frequency and phi is tan inverse omega tau। तो आपको एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब कि मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड एक्यूरेसी दी है आपको 5%। तो इस वाले रिलेशन से चेक करते हैं इसका। वन और एक्यूरेसी की बात की, मतलब कि एरर जो होगी वो होगी 1 ओवर ओमेगा टॉ का स्क्वायर प्लस 1। 5% की बात करें, अब यह ओमेगा की वैल्यूज आपको दी है, मतलब कि अप टू 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो अप टू 200 पाई ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये होगा आपके पास 95 1 माइनस 1 ओवर रूट ऑफ 200 पाई। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, प्लस 1 5/100, उसको इधर लाए तो 95/100 डिवाइडेड आपको मिला रूट ऑफ 200 पाई टाउ का स्क्वायर प्लस 1। आगे सोल्व करते हैं इसको। इस इक्वेशन को आगे सोल्व करने पर बोथ साइड स्क्वायर किया आपने, तो 95 का स्क्वायर 9025, 100 का उसका 10,000 डिवाइडेड 200 पाई टाउ का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से जो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा टाउ की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो है 5.23 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2005 से IIT बॉम्बे, यस IIT बॉम्बे, ए थर्मोमीटर at room temperature 30 degree centigrade is dipped suddenly into a bath of boiling water 100 degree centigrade. It takes 30 seconds to reach 96.5 degree centigrade.
द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ए टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा है कि गिवन क्या क्या आपको, थर्मोमीटर है, इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बता रहा है 30 सेकंड उसको लगता है 96.5 पहुंचने में, तो 98 पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर मेंशन कर देना।